हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करंट विजिट के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहली न्यूज़ जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास रिकमेंडेशन आई है कि आप अपना सक्सेसर चूज करिए। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या लीगैलिटीज़ हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ जो हम लोग कवर करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ एफ। तो एफ जो हैं वो आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग ये नहीं है, इकोनॉमिक्स का टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये बेसिकली फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो आईपीओज एफपीओज जो हैं उनको सेपरेट सेशन में कभी कवर किया जाएगा जब जरूरत होगी। अभी एफपीओज जो हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट है एंटी डोपिंग बिल, हमारे राज्यसभा में पास हुआ है अभी इसका बिल, तो इसको भी देखेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 ये भी कवर करेंगे। फिर क्रिटिकल मिनरल अलायंस, इंडियाज स्ट्रगल विद क्लाइमेट चेंज, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एप्लीकेशन विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और फाइनली देखेंगे हम लोग सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ठीक है, इनके ऊपर क्या अपडेट्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। तो पहली न्यूज़ है, सीजीआई ने रेकमेंड के पास रिकमेंडेशन के लिए आया है कि आप अपना सक्सेसर चूज करिए। तो ये रिकमेंडेशन कौन भेजता है, किस लीगैलिटी के थ्रू भेजा जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस रमना जो है, आरवी रमना, इनको 26 अगस्त को रिटायर होना है। तो क्या हुआ है कि जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, इन्होंने फाइनली प्रोसीजर अपना इनिशिएट कर दिया है कि भाई आप अपना जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा उसको आप चूज करो। तो अब कैसे क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है या जो हमारे और लीगल प्रोसेसेस हैं उनमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, कोई ऐसा बिल या एक्ट नहीं पास किया गया स्पेसिफिक कि कैसे अ, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है ना, किस तरह से वो किया जाता है, अ, उनका सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, वो चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं है। तो उसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया गया हुआ है ना। तो इसके तहत क्या रहता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइमलाइन या ऐसा कुछ नहीं है, पर यूनियन लॉ मिनिस्टर्स जब 2 साल कंप्लीट होने के होंगे उसके आसपास कभी भी जब चाहेंगे तब यूनियन लॉ मिनिस्टर रिकमेंडेशन के लिए सीजीआई के पास भेजेंगे कि भाई आप अपना उत्तराधिकारी चूज करो। फिर ये सीजीआई क्या करते हैं, ये जाते हैं एक कोलेजियम बनाते हैं अपना। ठीक है, कोलेजियम बनाते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये मेंशन है, कोलेजियम एक बनाएंगे 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस का, है ना। और ये फाइनली एक सिंगुलर नाम पर रेडी होते हैं, एग्री करते हैं, है ना। और अगर इनमें दो डिसएग्री कर जाते हैं तो वो नाम नहीं सजेस्ट किया जा सकता, आगे पास ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं कि ये वो है कि हाँ इसी तरह से एग्जैक्ट अपॉइंटमेंट होगा, पर ये रेकमेंड किया जाता है कि इस तरह से एक प्रोसीजर बनाया गया है और इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। फिर उसके बाद ये नाम जो होता है वो वापस भेजा जाता है आउटगोइंग सीजीआई, देखिए अपना रिप्लाई भेजते हैं उनको, लॉ मिनिस्टर को, है ना। फिर लॉ मिनिस्टर इस नाम को फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कॉर्पोरेट अफेयर्स विल पुट अप द रिकमेंडेशन टू प्राइम मिनिस्टर। तो चीफ जस्टिस की तरफ से जो मिला है उसका वो नाम ये भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को, और वो फिर फाइनली प्रेसिडेंट को भेजते हैं। अब फिर प्रेसिडेंट अंडर अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। समझ रहे हैं। और अगर इन तीनों में मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है, मिनिस्टर ऑफ लॉ है या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, इन तीनों में से किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो नाम फिर हट जाएगा। यूजुअली जो ये नाम सेलेक्ट होता है ना, वो सीनियर मोस्ट जज जो रहते हैं उनका नाम सेलेक्ट होता है। ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं को यूजुअली कंसीडर किया जाता है चीफ जस्टिस के लिए। पर ये वही चीज़ है कि ये सिर्फ प्रोसेस है और प्रोसीजर है, डेफिनेट नहीं है कि हाँ इसी को फॉलो किया जाए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी है उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए लगभग एक बजट इनिशिएट किया है, किसके लिए, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर इतने बड़ी संख्या में ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं
तो ये क्या है और किस लिए बनती हैं ये देखना जरूरी हो जाता है ना। तो बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, एक सोसाइटी फॉर्म ऑफ वो है, एसोसिएशंस है फार्मर्स का आपस में, जिसके थ्रू जो उनके हित में जितनी भी पॉलिसीज या डिसीजंस हैं वो वो अपने से ऊपर लेवल के प्लेटफॉर्म्स पे वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे, रिप्रेजेंट कर सकेंगे। इसके साथ ही जेंडर, सोशल, रेशियल या पॉलिटिकल, रिलीजियस किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ ऐसा फेस करना पड़ रहा है तो एज ए यूनियन ये अपनी बात ऊपर तक रख सकते हैं, है ना। और इससे सरकारों को जो बेनिफिट हो जाएगा वो ये कि किसी भी तरह का एजुकेशनल या ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म वगैरह फार्मर्स तक पहुंचाना हो इस तरह का, तो वो एफपीओस के थ्रू पहुंचाया जा सकेगा, है ना। तो इसीलिए इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट्स में ये फैला जा रहा है। राजस्थान में देखिए, ट्राइबल वुमेन इन पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फॉर्म अ प्रोड्यूसर कंपनी एंड दे आर गेटिंग हायर प्राइसेस फॉर कस्टर्ड एप्पल्स। तो आप देख सकते हो ये एक इसका एग्जांपल है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है, एंटी डोपिंग बिल राज्यसभा में पास हो गया है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास हो चुका है ये। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं, इंडिया अब देखिए इतने सारे गेम्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया इतने अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर जगह जगह पर कई बार कंट्रोवर्सी में भी रहा है। और यूजुअली होता यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें इंडिया को पीछे बैकफुट पे लाने की कोशिश की जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने किया कि भाई हम लोग खुद का एक एंटी डोपिंग एजेंसी क्रिएट करेंगे और अपनी खुद की लेबोरेटरी क्रिएट करेंगे और टेस्टिंग खुद से किया करेंगे, ताकि वेरीफाई कर सके कि हाँ जो इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीज़ें हो रही हैं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो। तो आप देखोगे इस तरह के इनिशिएटिव्स ऑलरेडी यूएस, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया में इस तरह के लॉज ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, है ना। तो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है, देखिए एक तो है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसके थ्रू नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज बनाई जा रही हैं और तमाम लैब्स इस तरह के क्रिएट किया जा रहा है जिससे डोपिंग टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराया जा सके, है ना। तो इसमें क्या क्या निर्धारित होगा, नाडा जो है उसकी पावर्स क्या क्या हैं, क्या क्या अथॉरिटीज उनके पास रहेंगी, वो अगर रूल्स वायलेट होते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन के क्या ग्राउंड्स होंगे वो, फिर उसके बाद एंटी डोपिंग रूल्स किस तरह से गवर्न किए जाएंगे, इनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, वो चीज़ कवर की जा रही है। इंपॉर्टेंट बस यही है कि ये आपके जो की प्रोविजंस है ना, जो ये हेडलाइंस है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भी मेंस पर्पस से। प्रीलिम्स पर्पस से आप चाहो तो ये कवर कर सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज में एंटी डोपिंग लॉज ऑलरेडी बन चुके हैं और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज जो हैं ये इनका क्या काम है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। और यूनेस्को कन्वेंशन ऑन डोपिंग ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा देखने के लिए, इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत बनाया जाएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके रहेंगे वो एज पर वाडा रहेंगे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, है ना। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके रहेंगे वही इस यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेंगे, ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से सिंक रहे। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो 1999 में बनाई गई थी और यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स इसके तहत ये रिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज्ड मतलब कि ऑथराइज्ड है, ठीक है। और इसका मेन रोल जो रहता है वो एंटी डोपिंग रेगुलेशंस को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना और मॉनिटर करना, जो भी तमाम गेम्स वगैरह होते हैं ना उसमें ये सब चीज़ें प्रॉपर मेंटेन करके रखना, डोपिंग से रिलेटेड रेगुलेशंस मेंटेन करके रखना, ये काम रहता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है कब सेटअप किया गया था वाडा। एंटी डोपिंग, ये जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये किसके तहत रजिस्टर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही, अब इस तरह की चीज़ों पर लोग मोस्टली ध्यान नहीं देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो चलिए अगली न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं अब। अगली न्यूज़ जो है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट
ऑफ क्लाइमेट चेंज, बेसिकली इंडिया पर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कवर करते हैं। तो देखिए इम्पैक्ट्स के लिए तो मैंने एक ये इमेज ढूंढी थी, तो इसमें कॉमन पॉइंट्स सारे कवर हो गए थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हर तरह के एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो ये एक बार को देख लेते हैं, है ना। द कॉस्ट ऑफ अडेप्टिंग कोस्टल एरियाज टू राइजिंग सी लेवल, टाउन का रिलोकेशन वगैरह करना, मतलब रिहेबिलिटेशन वगैरह, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट में आ जाती हैं। और बढ़ती गर्मी की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आप एक बार देख लीजिए। कॉमन पॉइंट्स है, बहुत ऐसे डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं इन्वेस्ट करूंगा। बस ये कि आप एक बार इसको देख लीजिए, अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कोई टॉप पॉइंट ऐसा जो मिसिंग लग रहा हो आपको, तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है इंडिया के तरफ से क्या क्या अभी तक में स्टेप्स लिए जा चुके हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अब तक में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पिछले साल तो ग्लासगो में जो पंचामृत, जो कम पीएम मोदी जी ने 5 नए टारगेट्स लिए थे, वो तो हैं ही टारगेट्स अचीव करने को। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं वो भी देखने लायक है ना। तो दोनों चीज़ें ही हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे तो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए जो टारगेट रखा है 2030 का, 33 to 35%, ये 33 to 35% पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ 2005 का, उसके कंपैरिजन में 33 से 35% इंटेंसिटी कम करने का ये कमिट किया है इंडिया ने। इसके अलावा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से जो पावर जनरेशन है उसको 40% तक इंक्रीज करने का टारगेट रखा है 2030 तक में। तो ये सारे टारगेट्स हैं। तो आप देखोगे तो जो 5 नए क्लाइमेट टारगेट्स रखे गए थे ग्लासगो में, वो रिवाइज कर दिए गए। जो 30 to 35% था उसको इंक्रीज करके 50% कर दिया गया। इसके अलावा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जो थी वो 500 गीगावाट तक बढ़ाने की बात की गई। ये 2030 के ही सारे टारगेट्स हैं, है ना। कार्बन इंटेंसिटी को डिक्रीज करके 45% तक लाने की कोशिश की जाएगी, और 2070 तक में नेट जीरो एमिशन, कार्बन एमिशन ये अचीव किया जाएगा। कार्बन एमिशन नेट जीरो क्या होता है, ये सब मैंने टॉपिक्स प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं, इनको प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अभी स्टेप्स लिए गए हैं रिसेंटली वो एक बार देख लेते हैं। तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग में बजट 2022-23 में 19,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा बायोमास को फायरिंग के तहत 5 to 7% ऐसे पैलेट्स बनाए गए हैं थर्मल पावर प्लांट्स के, जिसके थ्रू कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। बेसिकली क्या रहता है, कोल यूज होता है ना थर्मल पावर प्लांट्स में, तो बायोमास पैलेट्स रहते हैं, ऐसे मटेरियल रहता है जिसके थ्रू जो कोल से एमिशन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूल ब्लेंडिंग, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 10% का था, वो अचीव किया जा चुका है, अब 20% पे फोकस्ड है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी अपनी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरह के न्यू इनिशिएटिव्स चालू किए गए बैटरी स्वैप करने के, जिससे एमिशन कम हो। फिर ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए जा रहे हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में जून के जो लेक्चर्स हैं उनमें कवर किया हुआ है, प्लीज़ इसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 ये अभी लोकसभा में पास हुआ है, ठीक है। तो मेन एजेंडा जो जो इसका था वो ये था कि पहले तो जो स्पीशीज है इसमें प्रोटेक्शन के लिए वो नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज किए जा रहे हैं, और दूसरा साइट्स कन्वेंशन जो है उसको, उसके रेगुलेशंस पे अब ये काम किया करेगा, इससे पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। अब कंप्लीटली उसके रेगुलेशंस फॉलो करेगा। तो साइट्स क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, और कब बना था, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है एक अ, आप देखो अलग अलग लेवल पर और अलग अलग क्या बोलते हैं डिग्रीज पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एनिमल्स और उनकी बायोडाइवर्सिटीज को, ठीक है। और गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग वगैरह इन सब में इंक्लूड रहती हैं। तमाम ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो इसमें शेड्यूल्ड होते हैं,
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, जिसमें पूछा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सिर्फ एनिमल्स पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है, एनिमल्स, प्लांट और उनके जो हैबिटेट है, इन तीनों चीज़ों पर ही एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, लास्ट टाइम जो इसका अमेंडमेंट हुआ था 2006 में हुआ था। अब 2021-22 में जो है इसका नया अमेंडमेंट बिल आया है जो पास होने वाला है। तो जो इसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं बेसिकली, वो पहला अमेंडमेंट तो आपको जैसे मैंने बताया कि उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं जो प्रोटेक्शन के लिए रखी जा रही हैं वो बढ़ा दिया गया है। दूसरा, जो इसमें शेड्यूल्स रखे गए थे, अलग अलग शेड्यूल्स थे जिसके अलग अलग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन थे, तो वो पहले 6 हुआ करते थे ना। देखिए यहाँ मेंशन्ड है, एक्ट हैज 6 शेड्यूल्स, स्पेशली प्रोटेक्टेड प्लांट्स, स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स और वर्मिन स्पीशीज। वर्मिन स्पीशीज मतलब कि ऐसी स्पीशीज जो, ये देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है, ऐसी स्पीशीज जो डिजीज वगैरह कैरी करते हैं या फूड डिस्ट्रॉय करते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं अक्सर इस तरह के जो स्पीशीज होते हैं। तो ये 3 अलग कैटेगरीज थी, इनके 6 शेड्यूल्स टोटल में थे, अब वो घटा के सिर्फ 4 रखे गए हैं। ठीक है, शेड्यूल 1 में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रहेगी, शेड्यूल 2 थोड़ा सा कम लेवल प्रोटेक्शन का रहेगा, 3 जो रहेगा वो प्लांट्स कवर करेगा, और फोर्थ वन जो रहेगा वो वर्मिन स्पीशीज को कवर करेगा। ठीक है, मतलब कि 2 जो प्रोटेक्शन लेवल्स घटाए गए हैं वो एनिमल्स के हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नया शेड्यूल इसमें इंसर्ट किया गया है साइट्स के अंडर में। इसमें इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के बारे में भी बात की गई है, मतलब ऐसी स्पीशीज जो एक्चुअल में इंडिया की नेटिव स्पीशीज नहीं है। नेटिव स्पीशीज मतलब कि इंडिया से बिलोंग नहीं करती हैं जो बेसिकली, तो उन स्पीशीज के रेगुलेशंस के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, अब साइट्स क्या है वो हम लोग एक बार जरूर देख लें। तो साइट्स जो है बेसिकली एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाई गई है जिसके तहत जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना स्पीसीज का, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, उसको कवर करता है ये, है ना। मतलब कि ऐसी स्पीशीज ना ट्रेड की जाएं या इलीगल किसी तरह की ट्रेडिंग ना हो ऐसी स्पीशीज की जिनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब साइट्स के अंदर में कवर होती हैं। तो हमारे यहाँ भी जैसे इन्वेजिव स्पीशीज जो है ना अपने यहाँ, उनके ट्रेड से रिगार्डिंग जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो उसमें भी साइट्स को कवर किया जा रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है कि ऐसी स्पीशीज जो नेटिव नहीं है इंडिया की, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो हैं, उनको भी जो है इसके अंडर में, साइट्स के अंडर में कवर किया जाएगा। ठीक है, अब उसके तहत जो बनाए जा रही हैं अथॉरिटीज जो और ऐड की जा रही हैं वो है मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो किसी भी तरह की स्पीशीज की ट्रेडिंग के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग प्रोविजंस को देख सकेगा, मैनेज कर सकेगा। और साइंटिफिक अथॉरिटी जो मतलब जैसे ट्रेड वगैरह किसी भी स्पीशीज का हो रहा है तो उसका क्या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा लोकल और जहाँ ट्रांसफर होगा उसके ऊपर, वो दोनों ही चीज़ें कवर करेगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ना, उसके साथ नियरली 52 हेल्थ एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो कैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया गया है डिजिटल, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा, जिसको बोला जाता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स, एबीडीएम सैंडबॉक्स, है ना। तो अब क्या होता है, जितने भी हेल्थ एप्लीकेशन वाले जो ओनर्स हैं उसके, है ना, इस तरह की एप्स के जो ओनर हैं, वो लोग चाहें तो इस प्लेटफॉर्म पर आके अपने ऐप को रजिस्टर करा सकते हैं, और फिर उनका ऐप जो रजिस्टर रहेगा जो भी उस लोकल एरियाज है वहाँ पर वो ऐप रिकमेंड होगा थ्रू गवर्नमेंट, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। अभी तक में 12 ऐसे सर्विसेज ऑलरेडी इंक्लूड किए जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें नहीं है, नाम वगैरह कुछ भी नहीं है। एक तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई हाँ, एक इनिशिएटिव चालू किया गया जिसके थ्रू सारे हेल्थ एप्लीकेशन इंडिया के जितने हैं वो सब इसके थ्रू एसोसिएटेड रहेंगे। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है ये एक बार देख लीजिए। बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह से वर्क करता है, क्या मेन इसके जो कहें कंपोनेंट्स इसके क्या हैं वो देख लीजिए। और फाइनली जो सैंड बॉक्स है वो देख लीजिए
कि एक ऐसा इंटरफेस बनाया गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिसके थ्रू हेल्थ प्रोडक्ट्स या हेल्थ एप्लीकेशंस वगैरह जितनी हैं वो सब एसोसिएट किए जा सकेंगे गवर्नमेंट पोर्टल पे, या गवर्नमेंट पोर्टल आयुष्मान भारत वाले पे। ठीक है, और जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस पे वो भी एक बार देख लीजिए, और चलते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर्स पे। तो इसी साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईसीडीएस और पोषण, ये आपको रुकिए एक सेकंड, हाँ, आईसीडीएस और पोषण अभियान इन दोनों को कंबाइन करके एक स्कीम लॉन्च की थी, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग ऑपरेशनल गाइडलाइंस अभी बनाई गई हैं और इंट्रोड्यूस किया गया है इनको। इसके तहत जो बेनिफिट होने वाली वीमेंस हैं, प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, या इन जनरल वीमेंस हैं, या बच्चे हैं, एडोलसेंट्स हैं, इन सबको कवर किया जा रहा है। ठीक है, और ये कम्प्लीटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रहेगा। इनके बारे में क्या क्या इनके अंदर जो सब स्कीम्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। आईसीडीएस जो आपकी है वो बेसिकली थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं क्या है आईसीडीएस। और पोषण अभियान, फिर स्कीम फॉर एडोलसेंट्स गर्ल, और नेशनल क्रच स्कीम। नेशनल क्रच स्कीम बेसिकली जो स्कीम है, इसके तहत जो प्रेग्नेंट वीमेन है जिनके बेबीज हो चुके हैं और वो वर्किंग वीमेन है, तो उनको उनके बच्चों को क्रैच वगैरह सिस्टम, डे केयर सिस्टम वगैरह प्रोवाइड करना ताकि वो अपना काम कंटिन्यू कर सकें, तो वो इसके अंडर में कवर होता है। ठीक है, तो आईसीडीएस क्या है वो एक बार हम लोग देखते हैं। तो आईसीडीएस बेसिकली 1975 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, फिर 1978 में इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था, और फिर 10th 5 ईयर प्लान में फिर से रिलॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, तो इसके अंदर जो था वो था न्यूट्रिशनल मील प्रोवाइड करना बच्चों को, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी इसमें, है ना। पर इसको जो है, इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं फील हुआ, मतलब कि आप अगर यहाँ पर देखो तो 60% फंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, मतलब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा था, और जो इसके टारगेट से वो ज़्यादा अचीव नहीं हो रहे थे। हम लोग इसको आगे अभी देखते हैं इसके बारे में। फिलहाल देखते हैं इसकी सर्विस का स्कोप जो था। तो न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बच्चों को प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन अगर प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन कवर हो रहा था इसमें, हेल्थ चेकअप कवर हो रहा था। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था आईसीडीएस के थ्रू, जो एक कम्युनिटी बेस्ड सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी बेस्ड सर्विस थी ये, स्कीम थी, है ना। चैलेंजेस में अब आप देखोगे, program is claiming to reach 80.6 lakh expectants and lactating mothers along with 3.93 करोड़ children, है ना। पर इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट वगैरह ऐसा सच नहीं मिल रहा था। जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो आई थी उसके अकॉर्डिंग गर्ल चाइल्ड इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, और लो इनकम चिल्ड्रंस और जो लो लेवल पुअर फैमिलीज वगैरह थी उनको बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा था। पार्टिसिपेशन जो इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा था वो वेल्दियर और मिडिल क्लास बच्चे जो थे उनको, उनका देखने को मिल रहा था। तो बेसिकली बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था इसका, शायद इसीलिए इसको इंटीग्रेट करके अब फाइनली इसमें लिया गया है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 में, और इसके कुछ प्रोविजंस आगे पीछे किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो मेन टारगेट जो अभी इसका है वो है SDG 2 और SDG 4 को कवर करने का, है ना। यानी कि हंगर और क्वालिटी एजुकेशन किनके बीच में, 6 साल से ऊपर के बच्चे, एडोलसेंट गर्ल्स जो हैं उनके लिए, और प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन्स जो हैं उनके लिए। ठीक है, इनके लिए किसी भी तरह की माल न्यूट्रिशन वाली सिचुएशन ना क्रिएट हो, इस पे फोकस किया जा रहा है। SDGs को फोकस किया गया है, और उसके लिए एक सेकेंड, उसके लिए देखिए क्या क्या इसमें किया जा रहा है। तो माल न्यूट्रिशन के पॉइंट्स और ये सब चीज़ें कवर की जा रही है, ये सब आप एक बार को देख लीजिएगा।
ठीक है, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है रिपीटेटिव ही ज़्यादातर चीज़ें लग रही हैं, तो आप एक बार इसको देख जाइए। कुछ अलग से नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जो आज का लास्ट टॉपिक है, क्रिटिकल मिनरल अलायंस। बेसिकली एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन की गई है, और इसमें इंडिया को मेंबर नहीं बनाया गया है, जबकि यूएस लेड पार्टनरशिप है, उसके बावजूद इंडिया को इसका मेंबर नहीं बनाया गया है। और इसमें क्रिटिकल मिनरल्स को लेके पार्टनरशिप किया जा रहा है। मतलब क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो ऑलरेडी बहुत कम कंट्रीज में पाया जाता है, कंट्रीज में पाया जाता है पर बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, और मेजर जो एक्सपोर्टर है इसका वो चाइना है ना। तो सभी कंट्रीज की डिपेंडेंसी जो है वो चाइना पर ज़्यादा हो जाती है इसको लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्रिटिकल मिनरल्स क्रिटिकल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट जो गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं एक बार क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, लेकिन इसको लेके जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है वो देखना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूएस लेड पार्टनरशिप में क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस बनाया गया। ये चाइना काउंटर करने को बनाया गया, लेकिन वियर्ड चीज ये रही कि इंडिया को इसका मेंबर अभी तक बनाया नहीं गया है ना। तो आने वाले टाइम में देखिए क्या होता है, किस तरह से इंडिया का इसमें क्या रोल होता है। इंडिया भी इस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, और कोशिश चल रही है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मेजर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनको लेकर, जैसे लिथियम है, लिथियम को लेकर जो माइनिंग चल रही है इंडिया में, उसके परमिट्स वगैरह थोड़े से ईज अप कर दिए गए हैं। उस पे जो कंस्ट्रेंट्स थे वो थोड़े ईज अप कर दिए गए, ताकि इससे रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव्स है प्राइवेट सेक्टर से वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। दीज आर सपोज टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और हर जगह नहीं पाए जाते हैं, पाए भी जाते हैं तो बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। और क्योंकि चाइना मेजर एक्सपोर्टर है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देख ही चुके हैं। और आप देखोगे तो मोबाइल फ़ोन से लेकर कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सभी जगहों पर, विंड टर्बाइंस वगैरह जैसी जगहों पर, सब जगह पर ये यूज़ होता है। फिर जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होता है। फिर इसके अलावा निकल और कोबाल्ट, ये भी यूज़ होते हैं बैटरीज वगैरह में, सेमीकंडक्टर के तौर पर यूज़ होते हैं ये सब। ठीक है, और इंडिया के संदर्भ में अगर देखिए तो यहाँ पर देखने को मिलेगा लिथियम एग्रीमेंट एक साइन हुआ था अर्जेंटीनियन फर्म से, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक पार्टनरशिप साइन हुई है क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग। 17 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर मेजर नाम जो आपको रेयर अर्थ मिनरल्स का सुनने को मिलेगा वो यही है, ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, और एक और था कुछ, आई एम सॉरी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, कहाँ कहाँ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज़रूर देखिएगा इसको। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। बहुत स्कोप है मेरा अभी इसमें इम्प्रूवमेंट का, मैं जानता हूँ, और मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑडियो और विजुअली दोनों तरह से इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इसमें कुछ और रिक्वायरमेंट आप लोग को लग रहा है कि जो ज़रूरत है इसमें, तो प्लीज़ अपने इनपुट्स शेयर करिए मेरे से, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए उसको, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको इंक्लूड करूँ। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ गुड डे।